हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को वर्ण विचार पढ़ाएंगे। पहले वीडियो में हम लोग भाषा पढ़े थे और व्याकरण पढ़े थे। व्याकरण के भेद बताए थे हम, तो उसमें पहला भेद था वर्ण विचार। तो आज हम उसी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वर्ण विचार क्या होता है, वर्ण क्या होते हैं, पहले हम इनको जाने। वर्ण क्या होते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, जो सबसे छोटी इकाई होती है उनको हम वर्ण कहते हैं, जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसे कि अब क्या है कि क है, च है, प है। आपको पता है कि व्यंजन में जो व्यंजन होते हैं उसमें स्वर मिले होते हैं। ठीक है, क में अ मिले होते हैं। ठीक, अब इस अ को हम अगर हटा देते हैं, इस अ को हटा देते हैं तो बचा ये क का टुकड़ा क्या होगा? अभी टुकड़े नहीं होते हैं, इसीलिए कहा गया है कि वर्ण के सबसे छोटी इकाई होती है जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिनके टुकड़े हम नहीं कर सकते हैं। अब पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है? ठीक है, वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। जो हम निश्चित क्रम में लिखते हैं स्वर और व्यंजन, उन्हीं को हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये हमारी क्या है, ये हमारी वर्ण सारी ये जो है ये वर्णमाला है। अ आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंक आ, ये सब क्या है, ये वर्णमाला में आते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि अ और फिर व्यंजन में क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, ड़, ये सब क्या है, ये स्वर और व्यंजन को मिलाकर ही हम लोग इसको बोलते हैं वर्ण। ये टोटल होते हैं 52 अक्षर होते हैं। ठीक है, वैसे देखा जाए तो सब टोटल तो 52 अक्षर होते हैं, लेकिन इसमें 13 स्वर होते हैं और 36 व्यंजन होते हैं। ठीक, तो इसमें जो अंक अह होते हैं ये अयोग वाह होते हैं। इसके बारे में हम आगे आपसे चर्चा करेंगे। चलिए इसके और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो स्वर और व्यंजन मिलकर के वर्णमाला बनते हैं। तो अब हम पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? स्वर के बारे में पढ़ेंगे। स्वर के बारे में पढ़ेंगे। स्वर किसे कहते हैं? जिसके उच्चारण में किसी की सहायता न लेनी पड़े उसे हम स्वर कहते हैं। क्यों? व्यंजन में तो हम स्वर की सहायता लेते हैं, लेकिन स्वर ऐसा है कि इसके हम किसी की सहायता नहीं लेते हैं, उसे हम स्वर कहते हैं। इसकी परिभाषा, जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर आती है उन्हें हम स्वर कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे क्या, अ, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ये सब क्या होते हैं? ये सब स्वर होते हैं। ठीक, इसमें किसी की सहायता हमको नहीं लेनी पड़ती है। अब हम पढ़ेंगे स्वर के प्रकार। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और एक होता है प्लुप्त स्वर। ठीक, पहले हम पढ़ते हैं हर्ष स्वर। हर्ष मीन्स क्या होता है? हर्ष मीन्स छोटा, जो सबसे छोटा हो उसको हमको हर्ष कहते हैं। जिसके उच्चारण में सबसे कम समय लगे उन्हें हम हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे कि छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ तथा री, ये किस में आते हैं? हर्ष स्वर में आते हैं। हर्ष का मतलब ही छोटा होता है। अब दूसरा कौन स्वर है? दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर करते हैं। दीर्घ मीन्स क्या होता है? जैसे हर्ष मीन्स छोटा लगता है, छोटा समझ में आता है, वैसे दीर्घ मीन्स बड़ा, यानी कि हर्ष से बड़ा। जैसे अब बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ तथा औ, ये सब किस में आते हैं? दीर्घ स्वर में आते हैं। और जानते हैं दीर्घ स्वर किसे बनता है? इसमें एक संयुक्त स्वर भी होते हैं, जो स्वर को स्वर से मिलाकर के बनाए जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर। जैसे हम अ प्लस ई मिलाकर के ए बनाते हैं, अ प्लस ऊ मिला करके हम ओ बनाते हैं। इसको हम कैसे बोल देते हैं? संयुक्त स्वर बोल देते हैं। तीसरा है प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर वो होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में कई गुना समय लगे उन्हें हम प्लुप्त स्वर कहते हैं। यानी कि जो हर्ष स्वर है और दीर्घ स्वर में से उससे सबसे ज़्यादा समय लगता है, उन सबों से भी ज़्यादा समय, दुगुना समय लगे, उन्हें हम हर्ष स्वर कहते हैं। उनके चिन्ह कैसे होते हैं? उनके चिन्ह यश के जैसे होते हैं। जैसे यश लिखा होता है
ऐसे उनके चिन्ह यस की तरह होते हैं। ठीक है, इनका प्रयोग हम कब करते हैं? जब कभी हम गाना गाते हैं या फिर हम किसी को पुकारते हैं या फिर रोते समय इसका प्रयोग होता है। जैसे हम बोलते हैं ओम, तो ओम बोले ये जो ओ निकला, ये इसमें यही प्लुप्त स्वर है। ठीक है, जैसे आ कर गाना गाते हैं या राम बोलते हैं, तो यही जो एस है ये प्लुप्त स्वर होते हैं। ठीक है, अब जो हम लोग पढ़े थे 11 स्वर पढ़ा रहे थे, हम लोग 13 स्वर पढ़े थे, तो उसमें हम बताए थे उसमें 11 स्वर होते हैं और जो 2 होते हैं अयोगवाह होते हैं। उनके बारे में थोड़ा सा हम जान लें, अयोगवाह क्या होते हैं। अयोगवाह का अर्थ होता है जो योग न होने पर भी साथ रहे, मतलब वो स्वर तथा व्यंजन दोनों के साथ होंगे, उन्हीं को हम अयोगवाह कहते हैं। उनकी गिनती भी नहीं होती है, लेकिन उनके बिना काम भी नहीं चलता, उसी को हम अयोगवाह कहते हैं। अंक और अह न स्वर होते हैं न व्यंजन होते हैं, लेकिन इनके साथ प्रयुक्त होते हैं। बिना इनके साथ स्वर उसके साथ भी और व्यंजन के साथ भी प्रयुक्त किए जाते हैं। अयोगवाह में क्या होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, एक अनुस्वार होता है और एक विसर्ग होता है। ठीक, अनुस्वार जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल नासिका से निकले, यानी कि नाक से निकले, उन्हें हम अनुस्वार कहते हैं। इसका प्रयोग वर्णों के ऊपर बिंदु के रूप में किया जाता है। ठीक, जैसे अंक, गंगा, लंगूर आदि, देखो ये सब हम व्यंजन के रूप में, इसको व्यंजन में ही सब इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं ना, ये इसीलिए स्वर में गिनती नहीं होती है, ये स्वर व्यंजन दोनों में से गिनती हो जाती है, इसीलिए इसको अयोगवाह कहते हैं। इसीलिए 11 स्वर हम लोग मानते हैं, लेकिन 13 स्वर पढ़ा जाता है। तो ये 2 क्या होते हैं? अयोगवाह होते हैं। पहला अनुस्वार और दूसरा क्या होता है? विसर्ग। इसका उच्चारण लगभग ह के समान होता है। जिससे हम ह बोलते हैं, ह, उसका मतलब अह जो होता है, अह मुंह से निकलता है, उसको हम विसर्ग कहते हैं। जैसे प्रातः, प्रायः, दुशासन आदि। ठीक है, इसमें हम जो लास्ट में बिंदी लगाते हैं, इसको हम विसर्ग बोलते हैं। तो इसीलिए ये दोनों क्या हो गए? स्वर तो हैं, लेकिन इनकी गिनती स्वर में नहीं होती है। तो हमारे 11 स्वर हो गए। ठीक है, और ये 2 अयोगवाह हो गए। इसी में एक हम लोग पढ़ेंगे अनुनासिका, इसके बारे में थोड़ा सा जान लें, ये क्या होते हैं। इसका प्रयोग जो चंद्रबिंदु की तरह किया जाता है। इसका उच्चारण नाक और मुंह से होता है। ठीक है, इसका उच्चारण नाक और मुंह से होता है, इसको हम चंद्रबिंदु कहते हैं। जैसे आँख, चांद, 5 लिखना होता है, तो हम इसका प्रयोग भी मात्राओं में करते हैं। ठीक, अब हम इसके आगे पढ़ेंगे मात्रा। प्रत्येक स्वर का एक चिन्ह होता है जो उसकी मात्रा कहलाती है। ठीक है, प्रत्येक स्वर का एक चिन्ह होता है जिसको हम मात्रा कहते हैं। स्वर हमारे कितने अभी हम लोग गिनवाए हैं? स्वर हम लोग गिनवाए 11 स्वर तो होते हैं, लेकिन मात्राएं कितनी होती हैं? 10। क्योंकि जब हम अ आ लिखते हैं, ई और बड़ी ई, तो इसका जैसे इसी कोई मात्रा नहीं होती। ठीक, इसी कोई मात्रा नहीं, मात्रा तो यहाँ से स्टार्ट हुई, छोटी, बड़ी, ऐसे मात्रा होती है। तो इसकी कोई, इसीलिए स्वर 11 होते हैं और मात्राएं 10 होती हैं। ठीक, अब हम स्वर के बारे में अच्छी तरह से समझ गए हैं। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। पहले हम पढ़ लेते हैं व्यंजन क्या होते हैं। व्यंजन समझ लें, जैसे हम आ ई पढ़े, वैसे हम क ख ग घ अंग, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ अड़, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श ख स ह, छ त्र ज्ञ। ये क्या हुए? हमारे श्र ण ढ़, ये सब मिला करके हमारे 52 स्वर और व्यंजन मिलाकर के 52 होते हैं। ठीक है, ये हमारे 33 व्यंजन हो गए और 4 ये संयुक्त व्यंजन हो गए, 2 जो आते हैं 2 गुणिक व्यंजन हो गए। ठीक, जो 33 हैं ये व्यंजन और ये
जो चार हैं छ त्र ज्ञ स्र जो है चार संयुक्त व्यंजन होते हैं, इसको अन्य व्यंजन को बोलते हैं। और ये जो 25 हैं इसको स्पर्श व्यंजन, इसको हम विस्तार से आगे समझाते हैं ये क्या होता है। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन हम जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उसको हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन हमारे हमेशा स्वर के सहायता से बोले जाते हैं। जैसे कि हम क बोले क, देखिए क बोलते हैं क के पीछे क्या आता? अ, क में अ आता है, इसलिए क्या बोलते हैं हम स्वर के सहायता से व्यंजन को बोलते हैं। इसमें स्वर लगा होता है उसको हम व्यंजन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन के भेद। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। एक स्पर्श व्यंजन होते हैं, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। पहले हम स्पर्श व्यंजन पढ़ेंगे। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास वायु कंठ होंठ जिह्वा को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श मीन्स होता है छूना, जो हमारे मुख को छू कर, जैसे होंठ को, दांतों को, तालू को छू कर निकलती है उसको हम बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। इनको हम पंचम अक्षर भी बोलते हैं। ये 5-5 अक्षरों में होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ये 5-5 अक्षरों में होते हैं, इसीलिए हम इनको पंचम अक्षर भी कहते हैं। इनकी संख्या होती है 25। ये 25 की संख्या में होते हैं, इनको हम पंचम अक्षर भी बोलते हैं। ये क्या होते हैं? हमारे मुंह के जो गर्दन से लेकर के मुंह तक को ये स्पर्श करते हुए निकलते हैं, ठीक है, इसीलिए हम इसको स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। आ गया पंचम अक्षर। अब पढ़ते हैं जैसे, ठीक, जैसे इसमें क्या है कि अब ये हम इसको महसूस करते हैं कि इसको पढ़ के महसूस किया जाएगा कि ये सब स्वर जो वर्ण है कहाँ से निकल रहे हैं, ठीक। जैसे मेरा ये हमारा कंठ से लेकर के मुख हो गया, ये मुख हो गया, ठीक। ये क्या? कंठ। तो हम क्या पढ़ते हैं? क ख ग घ अंगा। ये कहाँ से महसूस हो रहा है? ये कहाँ से निकल रहे? ये जो वर्ण है कहाँ से निकल रहे हैं? क ख ग घ अंगा। ये बिल्कुल कंठ से निकल रहे हैं। हमारे जो हमारे वर्ण है ये कंठ से निकल रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं कंठ, ठीक है, इसको बोलते हैं कंठ। और च छ ज झ इया। अब इसे देखिए कहाँ इसको महसूस कर, च कहाँ? ये हमारे तालु को, यानी कि वे तालु को टच कर रहे हैं, तालु को छू रहे हैं, तो इसको क्या हो गया? ये तालव्य हो गया। च छ ज झ इया, इसको क्या हो गया? तालव्य हो गया। अब पढ़ते हैं ट ठ ड ढ ड़, ठीक। ट ठ ड ढ ड़, इसको बोलते हैं मूर्धन्य। मूर्धन्य मीन्स देखो ट बोल रहे, ठ बोल रहे हैं, तो मैं क्या, जो जिह्वा है वो मुड़ जा रही है, वो मुड़ जा रही है, इसलिए इसको हम बोलते हैं मूर्धन्य। ट ठ ड ढ ड़, इसको हम क्या बोलते हैं? मूर्धन्य व्यंजन बोलते हैं, ठीक। त थ द ध न, ये देखिए त बोलिए त थ द ध न, क्या है? ये दांतों को टच कर रही है, इसीलिए इसको बोलते हैं दंत व्यंजन। प फ ब भ म, ये क्या हो रहा है? ये ओष्ठ, देखिए प, ये हमारे दोनों होंठ जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। प फ ब भ म, इसीलिए इसको बोलते हैं ओष्ठ व्यंजन, ठीक। इसको हम बोलते हैं कचट तप। अगर आप कचट तप याद कर लेंगे तो इसको आपको याद करने में बहुत ही आसानी। पहले हमारा कंठ से स्टार्ट होता है, कंठ, फिर तालव्य से होता है, फिर मूर्धन्य। मूर्धन्य में जहाँ पर हमारी जिह्वा मुड़ जाती है उसको हम मूर्धन्य बोलते हैं। फिर दंत होता है, फिर हमारे क्या होता है? ओष्ठ, मतलब हमारे ओठ को टच करता है। और ये कितनी संख्या में होते हैं? इस संख्या में 25 होते हैं, ठीक। इसको हम क वर्ग, जो क ख ग घ अंगा बोलते हैं, इसको हम वर्गों में बोलते हैं, क्योंकि ये 5-5 की संख्या में विभक्त होते हैं। इसको हम क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इसको हम इस तरह से बोलते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ठीक। पहला कहाँ है? ये कंठस्थ है, कंठ जो कंठ से निकलता है, क ख ग। और दूसरा च से तालव्य है, जो कोई तालु को छूता हुआ निकलता है। ट ठ ड ढ ड़, जो है मूर्धन्य है, जो कि मेरे जिह्वा को मोड़ के निकलती है। त थ द ध न, ये क्या? दंत है, जो मेरे दांतों को टच करती है। प फ ब भ म, ये क्या है? ओष्ठ।
ये हमारे ओठों को टच करती है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके आगे वाला हम पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। वो क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन में आता है। तो इसको क्या बोलते हैं? इन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भी भाग को पूर्णतः स्पर्श नहीं करती है। यानी जो मेरी जीभ है वो मुंह के किसी भी भागों को पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करती, यानी छूती नहीं है, उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक, ये संख्या में 4 होते हैं। जब हम बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन, उस समय हमारी जो जिह्वा है वो मुख के किसी भी भाग को पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करती, यानी किसी भी मुंह को अच्छी तरह से छूती नहीं है। स्पर्श में छूना होता है, छूती नहीं, इसीलिए हम उसको अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। ये य र ल व, इसीलिए क्या कहते हैं इसको? य र ल व, ये संख्या में 4 होते हैं। ठीक, इसको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। अब हम पढ़ेंगे तीसरा क्या है? ऊष्म व्यंजन। तो हमको 2 व्यंजन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, स्पर्श व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन अच्छी तरह से समझ में लोग को आ गया। ठीक, स्पर्श जो कि हमारे जीवा जो है मुख को अंदर स्पर्श करती है, उसको हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। अंतस्थ टच तो करते हैं लेकिन पूर्ण रूप से छूती नहीं है, पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करती, उसको हम अंतस्थ बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म, इसके नाम से ही लग रही है गर्माहट। जहाँ जिस व्यंजन को बोलने, यानी जिन वर्णों को बोलने में गर्माहट महसूस हो, उसको हम बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। जिन उच्चारण को बोलते समय गर्माहट या उष्मा महसूस हो, उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं। ये भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। और स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? वो 25 होते हैं। ठीक, और 25 स्पर्श व्यंजन हो गए, अंतस्थ व्यंजन भी 4 हो गए और ऊष्म व्यंजन भी 4 हो गए। ये क्या होते हैं? आप पढ़िए इनको। स स ह, इसमें देखिए स ऐसे बोलते हैं तो इसमें कुछ गर्मी महसूस होती है, मतलब जो लाग बोलना पड़ता है, अंदर से गर्मी महसूस होती है, जिसलिए इसको हम बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। ठीक, स, इसको हम लोग बहुत लोग ख ही बोलते हैं, स ख स ह बोलते हैं। देखिए अंदर से वजन लग रहा, भाई भाई लग रहा है, इसीलिए इसको हम ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। ठीक, अब हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? क्योंकि जो लास्ट वाला होता है छ त्र ज्ञ और स्र, ये संयुक्त व्यंजन में आते हैं। ठीक, संयुक्त 2 व्यंजनों को जोड़कर बने हुए व्यंजन को हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं, कहते हैं। यानी कि इसमें 2 व्यंजन मिले हुए होते हैं। अब ये क्या है? छ त्र ज्ञ और स्र। ठीक, ये भी कितने हुए? 4 हुए। अभी किसे जुड़े होते हैं? जो छ जुड़े होते हैं क और स से जुड़े होते हैं। ठीक, देखिए यहाँ हमारा क, इसमें हमारा स्वर नहीं मिला हुआ है। ठीक, और स पूरा है। तो ऐसे तो हम अक्सर भूल जाते हैं कौन सा स होगा, ये वाला स होगा कि ये वाला स होगा, इसीलिए हम इसको जो ये वाला स होता है, इस स को हम इसको जोड़ते हैं। तो अगर ऐसे देखा तो अगर हम नहीं समझ पाते हैं, अगर हम इसको इंग्लिश में समझे KSH पढ़ लेंगे तो ये छ किससे बना हुआ है ये समझ में आ जाएगा। त्र तो समझ में आ ही रहा है, त प्लस र से बना हुआ, TRA, यानी कि जो त है इसमें स्वर नहीं, ये पूरा र है, और जो त है ये पूरा नहीं है। और फिर ये क्या होगा? त्र ज्ञ, ज और इ से बना है। तो अगर आप इसको इंग्लिश में देखेंगे JYA से बना हुआ है, जिसको क्या हो गया? ज्ञ है। तो इससे ये आपको याद करने में आसानी रहेगी कि हम ये शब्द किसी से बने हुए हैं। ठीक, तो क स ये वाला सब KSH से बना हुआ है, तो TRA त है, और र तो समझ में आ जाएगा, ज्ञ है, ये ज और इ से बना हुआ JYA। तो देखिए आपको याद हमेशा के लिए हो जाएगा, स और र, SHRA स्र। ठीक, ये चारों शब्द इन चीज़ों से मिलके बने, इनको इसलिए बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक, हम लोग व्यंजन पढ़े, स्पर्श व्यंजन पढ़े, अंतस्थ व्यंजन पढ़े और ऊष्म व्यंजन पढ़े, अब आए संयुक्त व्यंजन पढ़े। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्राणवायु। प्राणवायु किसे कहते हैं? जब हम कोई वर्ण बोलते हैं या कोई शब्द बोलते हैं तो उसको कुछ
शब्दों को बोलने, कुछ वर्णों को बोलने में ज़्यादा समय लगता है, कुछ वर्णों को बोलने में कम समय लगता है। इसी को हम प्राणवायु या श्वास बोलते हैं। ठीक है, प्राण श्वास जो हम निकलती है, जो हम सांस के द्वारा से बोलते हैं, उसी को हम प्राणवायु वायु बोलते हैं। उच्चारण करते समय श्वास की मात्रा एक सी नहीं होती। ठीक, किसी में कम होता है तो किसी में अधिक होता है। इसी को हम प्राणवायु बोलते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। एक अल्प प्राण, पहला कौन सा हो गया? अल्प प्राण। जिन वर्णों के उच्चारणों में वायु की मात्रा कम होती है उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। किसकी? वायु की मात्रा कम होती है, जल्दी से हम बोल लेते हैं। ठीक, एक थोड़ा बोलने में समय लगता है, एक को हम बहुत जल्दी से बोल लेते हैं। इसी को क्या कहते हैं? अल्प प्राण बोलते हैं। और एक को बोलने में टाइम लगता है, उसको हम महाप्राण बोलते हैं। इसकी पहचान कैसे करेंगे? इसकी हम पहचान कैसे करेंगे? जिससे हम पढ़ते हैं, जहाँ हम जब क ख ग घ अंग पढ़ते हैं तो देखिए क में हमारा कम समय लगा। ख पढ़ते हैं तो ये अधिक समय लग रहा है। ग घ, इसीलिए कहते हैं कि 1 3 5, ये क्या है? 1 3 5 जो है ये अल्प प्राण होते हैं। ठीक, पूरे व्यंजन में 1 3 5 जो होते हैं अल्प व्यंजन होते हैं। क ग अंग, च ज इया, ये क्या हो गया? अल्प प्राण हो गया। ठीक, ड़ तथा य र ल व, ये भी अल्प प्राण में ही आते हैं। क्या होता है? महाप्राण। जिन वर्णों के उच्चारणों में श्वास वायु की मात्रा का अधिक प्रयोग होता है उन्हें हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इसमें हमको बोलने में अधिक समय लगता है, इसको हम महाप्राण कहते हैं। जैसे कि ख और घ, ख छ और झ, अब क ख ग घ अंगा। अगर हम इस तरीके से पढ़ते हैं तो क ग अंगा ये अल्प प्राण हो गए, और ख और घ, ठीक, ये महाप्राण हो गए। इसको हम अच्छे से समझ ले, पहचानने के लिए जो 1 3 5 अल्प प्राण होते हैं, 2 और 3 जो होते हैं ये महाप्राण होते हैं। ठीक, स ख स ह, ये भी महाप्राण में आते हैं। जैसे य र ल व अल्प प्राण में आते हैं, वैसे स ख स ह, क्योंकि इसको बोलने में हमको ज़्यादा समय लगते हैं, ज़्यादा मात्रा में सांस निकलती है, इसको इसीलिए हम महाप्राण कहते हैं। ठीक, इसको पहचान तो हम बता ही दिए, समझ लिए होंगे कि क ख ग घ अंग जो 5 पंचम अक्षर होते हैं, तो क ग अंग जो 1 3 5 हैं वो अल्प प्राण है, और ख और घ जो 2 बचते हैं वो जो दूसरा और तीसरा जो अक्षर होते हैं वो महाप्राण होते हैं। ठीक, अघोष। अब हम अल्प प्राण महाप्राण पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे अघोष और सघोष के बारे में पढ़ लेते हैं। अघोष क्या होता है? सघोष क्या होता है? अक्सर ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रिका में किसी प्रकार का कंपन नहीं होता है, इसके प्रत्येक वर्ग का पहला तथा दूसरा व्यंजन और स ब स आते हैं, वो सब क्या होते हैं? ये अघोष में आते हैं। मतलब इसमें है कि किसी भी जब इसका उच्चारण करते हैं तो हमारे स्वर तंत्रिका में कोई भी कंपन नहीं होता है। बस इतना ध्यान दीजिए, जिसमें कंपन हो वो सघोष, जिसमें कंपन न हो वो अघोष। ठीक, तो हम क्या करते हैं? देखो ये कितने 13 होते हैं। क्या क्या होते हैं? क ख, च छ, ट ठ, त थ, प फ, स ख स, ये अघोष कहलाते हैं। इसमें इसको बोलने में तंत्रिका तंत्र, जो स्वर तंत्रिका तंत्र, उसमें कंपन नहीं होते हैं, इसीलिए इसको हम अघोष कहते हैं। अब क्या सघोष? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन होते हैं उन्हें हम सघोष कहते हैं। पहले बता चुके हैं, जिसमें कंपन नहीं होते हैं उसको अघोष, जिसपे कंपन होते हैं उसको सघोष। ठीक है, इसमें प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन ये सघोष कहलाता है। कौन कौन सा? तीसरा, चौथा और पांचवा, और इसमें पहला और दूसरा। ठीक, अघोष में पहला और दूसरा, और सघोष में तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सघोष में कहलाता है। ढ़, ये भी सघोष में आता है। य र ल व ह, देखिए इसमें बोलिए य
र, ल, व, ह और ज आते हैं। इसमें क्या कंपन होते हैं, इसीलिए सघोष में आते हैं। देखिए हम इसके द्वारा समझाते हैं आपको। जैसे क्या क, ख, ग, घ, अंग, ठीक, ये क्या हो गया। इसको पहले हम अल्प प्राण महाप्राण समझाते हैं। देखिए ये पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक, ये पहला क, ये तीसरा और ये पांचवा, ये क्या होते हैं, ये अल्प प्राण आते हैं, ठीक। और ये महाप्राण क्या होंगे, ख और घ, ये जो है ये ख और घ ये दोनों हैं, ये महाप्राण हैं। तो समझ में आया, पहला, तीसरा और पांचवा ये अल्प प्राण, ख और घ ये जो दूसरा और चौथा है ये महाप्राण में आते हैं, ठीक है। अब अघोष और सघोष पढ़ लेते हैं। अघोष ये क्या है, यहाँ से ये पहला और दूसरा जो अक्षर आते हैं वो अघोष में आते हैं, और जो तीसरा, चौथा, पांचवा आता है ये सघोष में आता है, ठीक। अब तो समझ में आ गया होगा। यहाँ तक ये 1 2 मतलब क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, ठीक, ये सब किस में आएंगे, अघोष में आएंगे। और ये ग, घ, अंग, ज, झ, ये सब सघोष में आएंगे। हम अच्छे समझ लेते हैं अल्प प्राण और महाप्राण, अघोष और सघोष। देखिए क्या अल्प प्राण क्या है, सिर्फ पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक, क, ग, अंग, च, ज, या, ट, ड, अड़, त, द, न, प, ब, म, य, र, ल, व, ये सब किसमें अल्प प्राण में आते हैं। कौन कौन सा, पहला, तीसरा और पांचवा ये अल्प प्राण हुए, ठीक। और दूसरा और तीसरा ख, घ, छ, झ, ठ, ठ, ड़, थ, ध, फ, भ तथा ढ, स, ख, स, ह, ये सब किसमें महाप्राण में आते हैं, ठीक। ये अल्प प्राण पहला, तीसरा, पांचवा और महाप्राण दूसरा और तीसरा। हाँ बच्चों, महाप्राण क्या है, दूसरा रहेगा और चौथा रहेगा। सॉरी, हम क्योंकि पहले हम दूसरा और तीसरा बोल दिए थे, उसके लिए हम सॉरी बोल रहे हैं। और लेकिन वो दूसरा और चौथा रहेगा, ठीक है। ख, घ, छ, झ, इस प्रकार से इसको महाप्राण बोलते हैं। और अघोष किसे, अघोष इसमें जो व्यंजन जो है, व्यंजन लिखा है उसका पहला और दूसरा जो है वो अघोष है, और पीछे वाला तीसरा, चौथा, पांचवा वो सघोष है, ठीक। तो अघोष क्या है, क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, स, ये स जो आते हैं ये अघोष में आते हैं। और सघोष क्या हुआ, तीसरा, चौथा और पांचवा, ड़, य, र, ल, व, ह तथा ज ये सघोष में आते हैं, ठीक। अब हमको लगता है बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, और अघोष, सघोष, महाप्राण, अल्प प्राण हमने सब बहुत अच्छी तरह से आपको समझा दिया है, और आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। सारी इस वीडियो में थोड़ा लंबी वीडियो बन गई है, लेकिन हम अब आगे से कोई इतनी लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे, और हम अगले वीडियो में मिलेंगे शब्द विचार पर, ठीक है। शब्द विचार पर हम वीडियो बनाएंगे, हम लोग उस पर शब्द विचार पर पढ़ाई करेंगे।